हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपीपीएससी आरओ का टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, जिसमें हम लोग जीएस यानी सामान्य अध्ययन का टेस्ट सीरीज के जरिए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? हमें दोस्तों लोकेशन बताने हैं। गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? तो यह दोस्तों राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। कितना दोस्तों? 1722 मीटर। और अरावली के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत की ये सबसे दोस्तों नहीं बल्कि विश्व की ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। ये राजस्थान में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों हमें नहीं बतानी है। दोस्तों मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चंस आप पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में दिया जाता है कि आपको हाँ बताने हैं नहीं बताने हैं, जो कि हाईलाइटेड नहीं किया जाता है प्रश्न में, और हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण जो हम आंसर कर देते हैं वो गलत चला जाता है। तो हमें यहाँ क्या बताया? नहीं। ये है बिहू जो असम दिया गया है। बी नंबर है ओणम आंध्र प्रदेश। सी नंबर पोंगल तमिलनाडु। और डी नंबर पंजाब बैसाखी जो पंजाब का है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये नंबर है हमारा बिहू। बिहू असम का है, बिल्कुल सही है। बी नंबर ओणम, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ओणम कहाँ का है? ये केरला का है। कहाँ का? केरल का। ओणम जो है ये केरल का त्यौहार है। सी नंबर है पोंगल जो तमिलनाडु का है, राइट है। और डी नंबर है बैसाखी जो पंजाब का है। यानी हमारे दोस्तों इसमें डी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है और ये विकल्प सही। ये तीनों तो हमारे सही हैं, लेकिन जो बी है ओणम ये केरल में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश हमारा विकल्प है जो कि गलत है। और दोस्तों इसमें नहीं बताने थे, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी। इसके साथ साथ दोस्तों आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आप ये 3 भी रिपीट कर लीजिए अपने मन में कि ये सही है। यहाँ से भी कोटेशन में क्वेश्चन दिए जाए तो आपके सही चले जाएँ। जैसे बिहू असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ओणम पूछा गया है दोस्तों तो ये केरला में मनाया जाता है। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है ये हमें बताने। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका सीधा आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है ये हमें बताना है। ये है जस्ता पीतल और तांबा। बी है क्रोमियम निकल और लोहा। सी है तांबा और जस्ता। और डी नंबर है एल्यूमिनियम क्रोमियम और टिन। हमें बताना है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील जो है ये किन धातुओं का मिश्रण है। बार बार पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है दोस्तों क्रोमियम निकिल और लोहा का। क्रोमियम निकिल और लोहा का, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी, क्रोमियम निकिल और लोहा का। ने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से है क्वेश्चन दोस्तों। स्टेटमेंट इसमें दिए गए 4, हमें आंसर बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी दोस्तों हमें सही नहीं बताना है, कि जो असत्य है उसका चयन करना है। ये नंबर हमारा स्टेटमेंट है, निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। बी नंबर है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी की अपेक्षा लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिक होता है। सी नंबर स्टेटमेंट है, पानी से कांच में जाते हुए प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है। और डी नंबर स्टेटमेंट है, अवतल लेंस द्वारा हमेशा छोटा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये 4 स्टेटमेंट है दोस्तों, हमें इसमें कौन सा गलत है ये चयन करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है ये। तो दोस्तों पहला अब हम लोग स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं और अपने आप जानकारी को थोड़ा विस्तार करते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन ये कोटेशन के रूप में भी बनाए जा सकते हैं, फैक्चुअल भी बनाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन के दोस्तों सारे स्टेटमेंट को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये नंबर स्टेटमेंट क्या है, निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। बिल्कुल सही है, पहला हमारा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। दोस्तों आप यहाँ से एक चीज़ और ध्यान
जानने की कोशिश कीजिए। ये नंबर हमारा स्टेटमेंट सही जा रहा है। स्टेटमेंट था निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम ये जान लिए कि निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अब ऐसे दोस्तों अगर निकट के सामने जो निकट के दूर दृष्टि दोष पूछा जाए तो हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल की जगह पे अवतल हो जाएगा। ये चीज़ दोस्तों हमें ज्ञान विस्तार में सहायता करते हैं, इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट जरूरी है। जैसे पहले ही हमें स्टेटमेंट से मिल गया निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस लगाया था, तो इसका मतलब होगा दोस्तों कि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। चलिए 1 नंबर स्टेटमेंट हमारा सही है। बी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। बी नंबर है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी की अपेक्षा लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिक होता है, जो कि गलत है। बैगनी की अपेक्षा लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिक होता है अपवर्तनांक, जो कि गलत है दोस्तों। हमारा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो ये हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि गलत हमें गलत ही बताने थे। अब 2 और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सी और डी, ताकि हमें याद रहे। सी नंबर है पानी से कांच में जाते हुए प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं। पूर्ण परावर्तन संभव नहीं दोस्तों, पानी से कांच में जाते हुए प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। और डी है अवतल लेंस द्वारा हमेशा छोटा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही। यानी सी, डी और ये विकल्प हमारा सही है, हमें गलत बताना था, जो कि हमारा विकल्प है बी नंबर, वही हमारा आंसर होगा। ने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से किसे राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर होगा विकल्प नंबर डी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया या प्राप्त नहीं हुआ। बाकी रवीना टंडन, विद्या बालन और स्मिता पाटिल को दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र बताना है, तो इसमें दोस्तों प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, सहारनपुर है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी स्टैटिक जीके यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि यूपी पीएससी द्वारा इसको कराया जाएगा, तो इसमें यूपी रिलेटेड दोस्तों स्टैटिक और करंट क्वेश्चन, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आपका भौतिक संरचना शामिल है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुतायत रूप में पूछे जाएंगे आपके जीएस प्रीलिम्स में। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 25 जुलाई 1972 को, 25 जुलाई 1972 को, यानी आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर सी। ने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का मुख्यालय हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय बताना है, तो यह जेनेवा में, कहाँ पे, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड का दोस्तों ये अच्छा सा शहर है। यहाँ पे और भी संस्थाएं दोस्तों, जैसे आप लोग पढ़ लें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके बाद दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, ऐसे कई सारे संगठन दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड के जेनीवा शहर में हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे दोस्तों विश्व मौसम संगठन के। तो ये दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना कब हुई थी, ये की गई थी 1951 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 हमारा सूचियों का क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। हम लोग पूरा क्वेश्चन सामने कर लेंगे पहले। ये हमारा पूरा क्वेश्चन और विकल्प हमारे सामने है दोस्तों। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, लोकेशन बताना है कौन सा मंदिर कौन से राज्य में है। यह है दोस्तों सोमनाथ, जिसके सामने असम दिया गया है। बी नंबर है कामाख्या, जिसके सामने तमिलनाडु दिया गया है। सी नंबर है हमारा रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसके सामने गुजरात दिया गया है। और 4 नंबर पे है महाबोधि मंदिर, जिसके सामने बिहार दिया गया है। ये हमें मिलान करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिलान करते हैं, एलिमिनेशन करने की पद्धति को अपनाते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन इजी तरह से सॉल्व हो सके। तो चलिए सबसे पहला है सोमनाथ मंदिर, 1 नंबर हमारा है सोमनाथ मंदिर।
तो सोमनाथ मंदिर दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है ये हमें बताने हैं। तो ये दोस्तों गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, गुजरात में है। ये हमारा मिल गया। अब हम लोग विकल्प में चलेंगे, यानी हमारा ये 1 का क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो 1 में सी देखेंगे तो हमारे बी में है और सी में है, यानी हमारा यहाँ पे दोस्तों ये नंबर विकल्प और डी नंबर विकल्प कट जाएगा। अब केवल हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं। ये कोटेशन मिलाने के बाद सोमनाथ मंदिर हमारा कहाँ पे, गुजरात में है। हमारे दोस्तों 2 विकल्प हैं, बी और सी में हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये का सी हमें मिल गया है, इसलिए दोस्तों हम एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर अपने 2 विकल्प को हटा चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन को सही जाने की उम्मीद हो गई है दोस्तों 50%, जहाँ पे 25% थी, यानी 4 विकल्प थे, अब केवल 2 विकल्प पड़ चुके हैं, इसलिए हमारे आंसर जाने की उम्मीद हो गई है अब 50%, यानी 50% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे देखेंगे कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर हमें कहाँ पे है, तो ये है असम में। कहाँ पे, असम में, यानी 2 का हमारा क्या होगा, ये होगा। अब हम लोग चलेंगे, ये 1 का सी और 2 का ये, सी और ये, तो हमारा सी नंबर विकल्प में मिल रहा है दोस्तों। 1 का सी आ रहा है और 2 का ये आ रहा है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमारा बी नंबर विकल्प भी गलत चला गया, क्योंकि 2 पे बी दिया गया है, जो कि गलत है। अब हम जानकारी के लिए चारों कोड को मिला लेंगे, ताकि दोस्तों जैसे भी हमारे क्वेश्चन आए हम इसको सॉल्व कर सकें। 3 नंबर पे दिया गया है रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर अब मिल ही गया, आप लोग जानते हैं तमिलनाडु हो जाएगा। और महाबोधि मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, ये बिहार में हो जाएगा। एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइंड करेंगे ताकि क्वेश्चन अच्छे से याद रह सके। सोमनाथ मंदिर गुजरात, कामाख्या मंदिर असम, रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु और महाबोधि मंदिर बिहार। तो हमारा हो गया सी ए बी और डी, 1 2 3 4 का सी ए बी डी। सी ए बी डी हमारे मिल रहा है दोस्तों विकल्प नंबर सी में, अतः हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वनडे परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह लखनऊ में, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पे है, यह लखनऊ में, यानी विकल्प नंबर ये। इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका नाम लखनऊ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम पर रखा गया था। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम पर। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है, ये बता रहे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है। तो यह है दोस्तों 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से, यानी विकल्प नंबर बी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया संबंधित है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से। दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दिया गया ये नंबर विकल्प, 6 प्रमाण पनडुब्बी, थोड़ा सा फर्क है। 6 पनडुब्बी आप जानते हैं, लेकिन पारंपरिक है या प्रमाण, ये अगर नहीं क्लियर है तो आपके आंसर गलत चले जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से है। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 43,000 करोड़, कितना, 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेश तकनीक, कौन से थे, स्वदेश तकनीक से निर्माण की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग बतानी है। तो यह है 142वीं रैंक, कौन सी, 142वीं रैंक, यानी विकल्प नंबर सी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितने हैं, 142। जानकारी के लिए आपको बताएंगे दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 में भी भारत की रैंकिंग 142 थी और 2021 में भी 142 ही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है राजकोषीय नीति का संबंध बताना है। राजकोषीय नीति का संबंध बताना है, किससे है, राजकोषीय नीति का संबंध। तो इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। राजकोषीय नीति का संबंध है सरकार की आय तथा व्यय से, सरकार की आय तथा व्यय से। थोड़ा इस बारे में हम लोग
डिफाइन करेंगे। तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय तथा व्यय से है। राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्टेटमेंट को, राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों, अनुदानों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय जिसके अंतर्गत उधारों में दिए गए शुद्ध ऋणों की राशि भी सम्मिलित है। एक बार फिर से इसको हम बोलते हैं दोस्तों, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? सरकार के आय तथा व्यय से। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बारे में डिफाइन करेंगे, ये है कैसे, बनता कैसे है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियाँ, राजकोषीय घाटा तथा कुल राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें अनुदान शामिल है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं, सरकार का कुल आय, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय ये भी शामिल है, जिसके अंतर्गत उधारों में दिए गए शुद्ध ऋणों की राशि भी शामिल है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों घटाने से आपकी जितनी उसकी, यानी दोस्तों आप सिंपल भाषा में कहते हैं राज्य सरकार की कुल आय और व्यय के बीच में जो दोस्तों आय तथा व्यय के बीच में जो अनुपात है उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। नीति देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय एक मिनट दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि इसने हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव पद्धति की समाप्ति की। बिल्कुल गलत है। 1916 आप जानते हैं हाईलाइटेड चीज़ है दोस्तों ये स्टेटमेंट। इसने भारत की प्रथम, बी नंबर हमारा है, इसने भारत की प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्णय लिया, जो भी गलत है। कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए थे। आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। 1916 का जो लखनऊ समझौता होता है दोस्तों, उसका मुख्य विशेष दो निकल के आया था दोस्तों, वो था कांग्रेस के दोनों समूह कौन से, गरम दल और नरम दल, इनके बीच में दो मतभेद थे जिससे अलग हो गए थे, उसे सुलझाया गया था और फिर से दोनों दल दोस्तों एक हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऐसा भी पूछा था दोस्तों, वह कौन सा अधिवेशन था या कहाँ पे हुआ था जिसमें कांग्रेस के दोनों दल एक साथ जुटे थे, तो वो था 1916 का लखनऊ समझौता या 1916 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। हमें संबंध बताने दोस्तों, हमारे पास 4 मंत्रालय के नाम नीचे दिए गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दीनदयाल अंत्योदय योजना कौन सी योजना से संबंधित, कौन से मंत्रालय से संबंधित है, ये हमें बताने हैं। तो है आवास और शहरी गरीबी उपशमन, यानी विकल्प नंबर सी। दीनदयाल अंत्योदय योजना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक योजना है। इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे तो यह कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। समझने की फिर से कोशिश कीजिए दोस्तों, एक बार इसको हम दोबारा बोलेंगे स्टेटमेंट को, इसके उद्देश्य को। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना दोस्तों ये आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा लाई गई एक योजना है, जो हमारा आंसर है। इसका उद्देश्य था दोस्तों कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में, उसकी गरीबी को कम करना। अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, सुलहकुल महोत्सव मनाया जाता है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है दोस्तों, महोत्सव संबंधित क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये भी हमें दोस्तों याद रखने जरूरी है। तो सुलहकुल महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नहीं देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध मलेरिया से नहीं है? नहीं बताने दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम बराबर इसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये नंबर है दोस्तों, एक मिनट, प्रश्न 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध मलेरिया से नहीं है बताना था। ये नंबर स्टेटमेंट है या परजीवी कीटाणुओं के काटने से। गलत हो गया दोस्तों, पहला स्टेटमेंट, परजीवी थोड़े होते हैं, परजीवी कीटाणु थोड़े हैं जो मलेरिया के वाहक हैं। हमारा स्टेटमेंट नंबर ये गलत है, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब जो सच सही है दोस्तों, कहीं अगर क्वेश्चन को घुमा के सत्य बताने हो
तो ये हमारे अब तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा गलत होगा, नहीं बताना था, ये हमारा आंसर निकल के ही आ गया। लेकिन अगर सत्य बताना हो दोस्तों तो ये हम तीनों पढ़ लेंगे। ये नंबर बी नंबर, या मादा एनीफिलीज के काटने से होता है, आप लोग जानते हैं। सी स्टेटमेंट है क्लोरोक्विन इसकी एक प्रभावी औषध है, कौन सी? क्लोरोक्विन। और यह दलदली भूमि में मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें गलत बताने थे दोस्तों, जो कि हमारा स्टेटमेंट नंबर ये है और हमारा आंसर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आप लोग भी जानते होंगे, तो है एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए हम इसको अपने टेस्ट सीरीज में डाल दिए ताकि आप भी इससे रिवीजन हो जाइए दोस्तों और याद रहे। अगला देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन दोस्तों, भारी जल है क्या है? तो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल कौन सा है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों वनडे परीक्षा का। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आप लोग दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके होंगे और देखेंगे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। इस तरह से दोस्तों आप अपने जानकारी को एक दिशा देने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। अगर हमारे दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।